स्टूडेंट्स, आज का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, चलिए उसकी आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 2 है, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था? अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था धार्मिक चर्चा के लिए। यहाँ सभी धर्म गुरुओं को बुलाया जाता था धार्मिक चर्चा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो पाया जाता है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटनों में पाया जाता है और बाकी सभी जगह वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ही जगह पर है, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए थे? तो ये 1868 में दादा भाई नेहरू ने लगाए थे। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या है? तो वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च को, यानी वित्तीय वर्ष की समयावधि हो गई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन क्या है? नियोजन यानी प्लानिंग। तो नियोजन होता है कि जितने अपने पास संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाना, यही नियोजन है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। तो मुद्रास्फीति होती है महंगाई, तो इसको कंट्रोल करने के जो मौद्रिक उपाय हैं वो आरबीआई करती है। इस मौद्रिक उपाय के अंतर्गत आरबीआई मांग को कम कर देती है और पूर्ति को बढ़ा देती है। अब मांग कैसे कम होगी? इसके लिए साख जो है उसको कम किया जाता है, यानी मुद्रा की जो पूर्ति है वो घटाई जाती है इसके लिए, और वस्तु की पूर्ति बढ़ाई जाती है। इस तरीके से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है जो आरबीआई करती है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। स्टूडेंट्स, वैसे तो गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, परंतु इसमें आर्थिक कारण पूछा है तो इसमें हमें बताना है कि गरीबी का एक कारण गरीबी ही है, यानी गरीब होने के कारण व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाता, जिसके कारण उस व्यक्ति की जो गुणवत्ता है वो निम्न कोटि की रहती है और उसे अच्छे स्तर का काम नहीं मिलता, अच्छी आय वाला काम नहीं मिलता, इस कारण वो और गरीब होता चला जाता है। 10th क्वेश्चन है, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति क्या है, काम में लगा हुआ तो दिखाई देता है परंतु काम में उसका योगदान शून्य होता है, वो छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। जैसे कि एक फैमिली कोई खेती का कार्य करती है तो पहले 5 जने कार्य कर रहे थे, अब उस परिवार का एक बड़ा बेटा वो भी काम में हाथ बटाने लगा है परंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है, तो उस जो नए मेंबर का योगदान है शून्य है, तो उसकी बेरोजगारी कहलाएगी छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। 11वां क्वेश्चन, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? वो अपने को लिखनी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है योग्यताएं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी हम अगर लड़ना चाहते हैं विधानसभा का चुनाव तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भारत के नागरिक हों और हम न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हों और हमारी आयु क्या हो, न्यूनतम 25 वर्ष हो। या हम चौथी योग्यता इसमें बता सकते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन हम किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएंगी भाखड़ा नांगल परियोजना, टिहरी परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो ऐसी 4 योजनाएं हम इसमें बता देंगे। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, व्यापारिक फसलें क्या है? कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो व्यापारिक फसलें वे होती हैं जिन्हें व्यापारिक उद्देश्य के लिए उगाया जाता है, यानी उन्हें किसी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, खाद्यान्न की पूर्ति के उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि व्यापार के उद्देश्य के लिए उगाया जाता है, बेचने के उद्देश्य के लिए। तो ऐसी 2 व्यापारिक फसलें हैं गन्ना और कपास। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इनके क्षेत्र वगैरह बता सकते हैं, नहीं तो इसमें नाम ही लिखने का कहा है, नाम बताएं तो भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक खनिज क्या हैं, लोह धातु खनिजों के कोई दो उदाहरण दें। तो धात्विक खनिज क्या है, इसमें अपने बताएंगे कि ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो धात्विक खनिज दो टाइप के हैं, तो इसमें अपने को लोह धातु के पूछे हैं, अलोह वाले नहीं पूछे। तो लोह धातु खनिज के उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं टंगस्टन और क्रोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि सूती वस्त्र उद्योग किस वजह से संकट में है। एक तो इसमें कारण हम बताएंगे कि इसमें उत्पादन की बजाय लागत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा हो नहीं पाता। और दूसरा कारण हम इसमें बताएंगे कि पुरानी मशीनें और कारखाने भी इसके पतन के कारण हैं। 16वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो इसमें अपने को उद्देश्य बताने हैं जो जो इसके अंतर्गत रखे गए हैं, क्या लक्ष्य हासिल करने हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का एक उद्देश्य तो ये था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। और एक इसमें ये था कि शिशु मृत्यु दर जो है उसको कम करना है, 30 तक लाना है उसको शिशु मृत्यु दर को। और इसमें लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना यानी बाल विवाह को रोकना इसका उद्देश्य था। और परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जन कार्यक्रम बनाना था, यानी विस्तार में इसका फैलाव करना था, ये इसका उद्देश्य था। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इसको अपने बता सकते हैं। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या कीजिए। इसमें हमें बताना था कि जो महाराजमार्ग बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा 4 महानगरों को जोड़ते हुए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 महानगरों को जोड़ते हुए जो महाराजमार्ग बनाया गया उसको नाम दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो इसका उद्देश्य अपने को बताना है कि महानगरों के बीच की दूरी और समय को कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 4 उपाय सुझाइए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई से भी आप इसमें बता सकते हैं, जैसे सड़क नियमों का पालन करना, हेलमेट का उपयोग करना, तेज़ गति में वाहन नहीं चलाना, तो बहुत सारे इसमें बताए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। तो इसमें एक तो अपने ये बता सकते हैं कि इससे खुले में शौच से मुक्ति मिली है, शौचालय बने हैं, मेन तो यही था इसका उद्देश्य कि शौचालयों का निर्माण करना गाँवों में, तो जिससे क्या हुआ है खुले में शौच से मुक्त हुए हैं ग्रामीण। और दूसरा इसके पक्ष में अपने बता सकते हैं कि इससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, क्योंकि खुले में शौच से क्या है बीमारियाँ फैलती हैं, तो उस पर कंट्रोल हुआ है। 20वां है गुप्त काल की कोई 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। तो इसमें अपने गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक तो साहित्य की बात कर सकते हैं। साहित्य की बात करते हुए हम इस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार बता देंगे, जैसे कालिदास है, शूद्रक, विशाखादत्त है, अमर सिंह है। तो इन साहित्यकारों के नाम बताते हुए इनकी रचनाएं बता देंगे। और इसमें हम गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्रियों के बारे में बता सकते हैं, जैसे आर्यभट्ट है, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इनके योगदान के बारे में बता सकते हैं। और धातु कला की हम बात कर सकते हैं, जिसमें मेहरौली में बना हुआ लोह स्तंभ है वो इनकी विशिष्ट धातु कला का प्रमाण है। और इसके अंतर्गत वास्तुकला की हम बात कर सकते हैं, जैसे झांसी और कानपुर के मंदिर जो बने हुए हैं वो इसकी विशिष्ट वास्तुकला का प्रमाण है। इसके अलावा हम चित्रकला का वर्णन कर सकते हैं इसमें, जैसे अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें गुप्त काल के चित्रों का वर्णन मिलता है जो बहुत ही उत्तम कोटि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है। तो बाबर की विजय अगर अपने क्रम से बताएं तो नंबर 1 उसकी आती है पानीपत विजय 1526 में, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दूसरी उसकी 1527 में उसने महाराणा सांगा को पराजित किया था खानवा के युद्ध में। तीसरी विजय आती है उसकी चंदेरी का युद्ध, जिसमें उसने मेदिनी राय को पराजित किया था 1528 में। और चौथा युद्ध था उसका था 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसमें उसने अफगानों को पराजित किया था। तो ये बाबर की 4 विजय हैं भारत में आने के बाद में। नेक्स्ट जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, किन्हीं 4 का अपने को उल्लेख करना है। तो इसमें अपने पहली बाधा तो ऑस्ट्रिया को बताएंगे कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख रूप से ऑस्ट्रिया बाधक था, यानी वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि जर्मनी के अधिकांश राज्यों पर उसका कंट्रोल था। और दूसरा अपने बता सकते हैं कि फ्रांस का भी कुछ भागों पर कंट्रोल था, और फ्रांस के साथ साथ इंग्लैंड की भी निगाह थी जर्मनी के राज्यों पर, तो इंग्लैंड भी बाधक था जर्मनी के एकीकरण में फ्रांस के साथ में।
तीसरी अपने इसमें बाधा बता सकते हैं कि इनकी सैनिक शक्ति जो इन राज्यों की थी वो अच्छी नहीं थी, कमज़ोर सैनिक शक्ति थी। इस वजह से भी साहस नहीं था इनके अंदर एकीकरण के लिए आवाज़ उठाने का। और चौथी अपने इसमें बता सकते हैं कि इनमें जागृति नहीं थी इन लोगों में, यहाँ के रहने वाले लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र के गुणों के अंतर्गत बहुत सारे गुण हैं, जिसमें 2 इसमें आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन है ये। इसमें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता और सबको कानून का एक समान शासन मिलता है। और दूसरा गुण आप इसमें बता सकते हैं कि लोकतंत्र से सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों के चुने हुए जनप्रतिनिधि शासन करते हैं और वो लोगों के हित के लिए काम करते हैं। और अगर वो हित के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता उनको दूसरी बार नहीं चुनेगी, इसलिए दूसरी बार चुनकर आने के लिए वो जनता के हितों के काम करते हैं और जनता के हित में इससे वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताना है कि जैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो पहले से बेहतर है, हालांकि पूरी तरह से सही नहीं है, विकसित नहीं हुए, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। तो पहले की स्थिति से तुलना करते हुए ही हमें क्या बतानी है, पहले प्रति व्यक्ति आय बतानी है। जैसे पहले तो निम्न थी तो वर्तमान में सुधर कर कुछ अच्छी होगी, एग्जाम्पल देते हुए वो बताना है। उसके बाद में हम इसमें बताएंगे अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुआ है। जैसे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो हम इसमें बताएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो कम हुआ है, जैसे कृषि का, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, जो इस बात की निशानी है कि जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो विकास की ओर अग्रसर है। और इसमें हम बता सकते हैं कि आधारभूत संरचनाओं में परिवर्तन हुआ है, जैसे विद्युत है, बैंक है, बीमा सेवाएं हैं, उनमें अच्छी प्रगति हुई है, जिस कारण हम इसे विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अन्य कारणों में हम दे सकते हैं कि विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है, ये कारण भी है, और एक जनसंख्या जो वृद्धि है उस पर थोड़ा कंट्रोल हुआ है। तो ये भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके विकसित होने की ओर इशारा करते हैं, यानी विकासशील है अर्थव्यवस्था, विकास की ओर अग्रसर है। तो इनको थोड़ा अपने विस्तार से इन टॉपिक्स को बताना है। इसमें 25वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। स्टूडेंट्स, हमें इसमें बताना था कि जब मुद्रा नहीं थी तब जो प्रणाली चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था। जैसे हमें कोई वस्तु की आवश्यकता होती थी और हम उसको खरीदना चाहते थे तो उसके बदले में हमें वस्तु ही देनी होती थी। तो इस प्रणाली में क्या सबसे बड़ी कठिनाई थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जैसे हम कोई वस्तु बेचना चाह रहे हैं और सामने वाला उसको खरीदना चाह रहा है, तो दोनों ज़रूरी हों कि वो खरीदना चाहता है अपनी वस्तु और हम उसके पास जो वस्तु है वो लेना चाहें, तभी वो दोनों का आदान प्रदान हो सकता था। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई थी, लेकिन पहले ये चलती थी जब मुद्रा नहीं थी। आगे ये बड़े क्वेश्चन आ गए, तो इनको आप डिटेल से बुक से भी देख सकते हैं, और नहीं तो इसके संबंध में जो वीडियो बनाई हुई है मेरी वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस दी गई हैं। मैप में पहला है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड जो परियोजना है वो उड़ीसा की परियोजना है, ये उड़ीसा में आपने को टिक करना था। दूसरा जो है वो है कपास फसल क्षेत्र। तो कपास फसल क्षेत्र जो मुख्य है वो महाराष्ट्र है और उसमें भी मुंबई, तो वहाँ अपने को निशान लगाना था। और साथ में गुजरात में भी अपने बता सकते हैं दूसरे नंबर पर, तो अपने उसमें लिख के मेंशन कर सकते हैं इसमें कपास फसल क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 राज्य अपने को बताने थे। तीसरा है बोकारो। बोकारो झारखंड में है, और विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, और तूतीकोरन ये बंदरगाह है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से ये नक्शे वाले 5 स्थल कंप्लीट होते हैं।